साथ ही साथ पुलिस भी ये कंफर्म कर रही है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश है और पुलिस का ये भी बताना है कि हमलावर गोल्डन गेट से मजार में दाखिल हुआ। पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है कि ये धमाका खुदकुश था। ये इत्तलात अब सामने आ गई है, ये चीज कंफर्म हो गई है कि मजार के अहाते में जो अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है वो खुदकुश धमाका था, जिसके बाद मुतादिद अफराद जो कि मजार के अहाते में मौजूद थे, धमाल डाल रहे थे, वो उनमें से काफी लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 20 के करीब अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। धमाके में 20 से ज्यादा अफराद शहीद हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। जैसे कि हमारी बात हो रही थी MS सहवन शरीफ अस्पताल से, उनका कहना था कि 100 से ज्यादा जख्मी अस्पताल लाए गए हैं और अस्पताल में अब जगह भी कम पड़ गई है और 20 से ज्यादा अफराद शहीद हुए हैं, 20 से ज्यादा डेड बॉडीज अस्पताल ले जाई गई हैं। अभी एम्बुलेंसेस भी यहां पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जख्मियों को यहां से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है मगरिब के बाद, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं इससे पहले भी एक धमाका हुआ था हजरत शाह नूरानी की दरगाह में और इसी किस्म का वो धमाका था। वक्त भी यही था, दिन भी यही था और इसी तरह की सूरत हाल थी। काफी बड़ी तादाद में जायरीन मजार के अहाते में मौजूद थे जब खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। और आज भी पुलिस ये कंफर्म कर रही है कि खुदकुश हमला था, जिसके बाद मुतादिद अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं, जबकि 20 से ज्यादा अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं। मलिक असद सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि MNA हैं, उनसे हम बात करते हैं। मलिक साहब, आप तक क्या मालूमात पहुंच रही हैं इस वाक़े से मुतालिक? हाँ, ये वाकया हुआ है तकरीबन कोई 1 घंटा तकरीबन हो गया है। हमें खुद इत्तलात मिली है, मेरी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है और अफसरान से, और CM हाउस में भी बात हुई है, वज़ीर हाउस में। तकरीबन 13 शहीद हुए, जख्मियों का कुछ अंदाजा नहीं। ये बिल्कुल अंदर मजार के अंदर हुआ है, ये मुर्शिद लाल कलंदर की मजार के बिल्कुल अंदर और धमाल और उनके गेट के नजदीक हुआ है। तो लगता है ऐसे कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ शहीद भी काफी हुए हैं। कुछ सही इत्तलात नहीं मिल रही 100%। बाकी गवर्नमेंट के जराए के हिसाब से और डिप्टी कमिश्नर के जराए के हिसाब से, पुलिस के जराए के हिसाब से तो 13 बताया जा रहा है कि शहीद हुए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं, मगर हमारे इत्तलात हैं कुछ ज्यादा हैं। जो दूसरे इत्तलात हैं उससे लगता है कुछ ज्यादा शहीद हुए हैं और ज्यादा ही जख्मी हुए, मगर सही तादाद का पता नहीं चल रहा। मलिक साहब, अभी हमारी बात हो रही थी, सज्जादा नशीन हैं दरगाह के डॉक्टर मेहदी शाह साहब, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस काबिल नहीं है कि उसको सिक्योरिटी दी जाए, रेंजर्स के हवाले की जाए मज़ारात की सिक्योरिटी। जाहिर है अभी तो रेंजर्स के हवाले की जाएगी, मगर पुलिस भी तो अपनी जगह पे, वो असल तो काम पुलिस का ही है, मगर रेंजर्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो जाहिर है आर्मी आएगी, रेंजर्स भी आएगी, क्योंकि यही सेम हुआ है जो शाह नूरानी में हुआ था। साहब, सिक्योरिटी थ्रेट तो था ही, 4 दिन में 4 धमाके हो गए 4 बड़े शहरों में। उसके बाद ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, यहाँ 7 इदारों की जानिब से कहा गया था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके बावजूद मजार की सिक्योरिटी में इजाफा नहीं किया गया, जो कि बहुत बड़ा मजार है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये ऐसा ही हुआ है कि होना चाहिए थी सिक्योरिटी, मगर क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। जो भी हुआ है मैं तो इसको कंडेम करता हूँ, जो भी हुआ है गलत ही हुआ है। ये मुर्शिद लाल है, मैं तो खुद उनका मुरीद हूँ। जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, बड़ी जानें गई हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, मलिक सिकंदर साहब MNA जामशोर हमारे साथ मौजूद, और वो यही कह रहे थे कि अब रेंजर्स के हवाले कर दी जाएगी सिक्योरिटी। आपको अपडेट करें कि आर्मी की जानिब से भी एक्शन ले लिया गया है और फौज को कह दिया गया है कि फौरन वहां पर पहुंचें। तो आर्मी चीफ की हिदायत है जिस पर फौज और रेंजर्स के दस्तों को फौरी कहा गया है कि वो इस इलाके का कंट्रोल संभालें, वहां पर पहुंचे। ISPR की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सहवन शरीफ में हज़रत सकीलाल शहबाज कलंदर के मजार के अहाते में धमाका हुआ है, जिसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं और आर्मी और रेंजर्स के दस्ते मजार की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। ये हिदायत जारी की गई हैं कि मजार के और आसपास के इलाके की सिक्योरिटी आर्मी और रेंजर्स के हवाले कर दी जाए। और इससे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे सज्जादा नशीन मेहदी शाह साहब से, उनका भी ये कहना था कि मजार की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले कर दी जाए और अब आर्मी चीफ की जानिब से भी आर्मी और रेंजर्स के दस्ते रवाना करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
है। जी हाँ, सूरत हाल पर काबू पाने के लिए, अंडर कंट्रोल करने के लिए आर्मी चीफ की जानिब से हिदायत दी गई है। साथ ये भी कहा गया है कि जो मेडिकल टीमें हैं पाक फौज की वो भी पहुंचे हैं, क्योंकि अभी जब हमारी बात हो रही थी अपने नुमाइंदों से तो उन्होंने यही कहा कि मुश्किलात का सामना है। सेवन शरीफ अस्पताल इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। क्या हालात हैं वहाँ पे सब के इल्म में है। हम बारहा मुख्तलिफ शोज में प्रोग्राम में दिखाते रहेंगे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा साहिबा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और स्टूडियोज में अब हमें सलमान हैदर ने भी ज्वाइन कर लिया है। सलमान, इंतहाई अफसोसनाक वाकया एक बार फिर पेश आया है। नहीं, इससे पहले कि ये बात कर लें कि थ्रेट थी, शैला रजा साहिबा आपसे ये सवाल है, थ्रेट थी और ये भी कहा जा रहा था कि दरबार मुसलसल खतरे में है। शाह अहमद नूरानी के दरबार पर भी हमला हो चुका, अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर भी हमला हो चुका, किया क्या आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं जाहिर है कि बहुत बड़ा सानिया है। 30 अफराद की अभी तक इत्तला है और जिसमें औरतें और बच्चे हैं। तो हम सब ये समझते हैं कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर छठे इमाम की औलाद हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से, और तकरीबन पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उनके मुरीद ना हो। ईरान में इनके लिए इनकी शायरी पढ़ी जाती है, फ़ारसी में इनके अशार भी हैं, हैदरियम कलंदरम मस्तम। तो सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ। जहाँ तक ये धमाका है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि सब अच्छा है, वॉक थ्रू गेट भी थे, सब है, लेकिन जब धमाल शुरू हो जाता है तो वहाँ पर लोग एक वजदानी कैफियत में आ जाते हैं। मुझे बड़ी हसरत रही हमेशा कि मैं कभी जुमेरात को वहाँ पे जाऊँ और उस धमाल को देखूँ, तो उसमें एक बड़े वक्त की सूरत होती है और उसमें वहाँ पे ये नहीं होता। तो यकीनन उस वक्त कहीं ब्रीच हुई है और हमारे यहाँ एक है आदत कि हम धक्के देते हैं, अंदर पहुँचने की कोशिश करते हैं किसी भी जगह। तो यकीनन ये हुआ है, हम पुलिस को भी नहीं छोड़ते। आज भी हमने देखा कि लाहौर में एक पहलवान ने सिर्फ इस बात पे के वॉक थ्रू पे कहीं उसे नाके पे रोका जा रहा था। आपकी बात सही है कि वजदारी हो जाता है, लेकिन पुलिस वालों को तो होश में रहना चाहिए ना। जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्हें तो होशो हवास में रहना चाहिए। उनकी अगर ड्यूटी है तो वो तो हर एक को चेक करे, क्योंकि अभी हमारी जब बात हुई है ज्यादा जुमेरात के दिन, हाँ, तो वो भी यही वहां पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ऐसी नहीं थी वहां पर। हाँ, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ जगह से कहीं ना कहीं से कोई एंटर हुआ है, ब्रीच हुई है और हमारी ये ब्रीच होती है और तो ये होता है। लेकिन जो इस वक्त सवाल है वो सिर्फ ये है कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत क्योंकि वहाँ पे जो अगर एंटर होने का जो मेन रास्ता है वो भी बहुत तंग है। उसके अच्छा शैला रजा साहब, तमाम सवालों के जवाब आपसे जरूर लेंगे। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आर्मी ने मेडिकल की टीमें उधर भिजवा दी हैं। जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन नजर आ रही है, जो इस वक्त हॉस्पिटल है सेवन शरीफ का, उसके पास इतनी सहूलियात मौजूद नहीं है। जितना हमने धमाकों को कवर किया, इस वक्त की जरूरत है कि वहां हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएं, सरकारी तौर पर वहां हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएं। आप इन्फ्लुएंशियल हैं, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली है, हुकूमत का हिस्सा है, इस किस्म के कोई अहकाम जारी हुए, आपकी नजर से गुजरे? मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त रात में हेलीकॉप्टर वहाँ पे जा सकेगा, लेकिन ये है कि मैं ये शैला साहबा इससे पहले कि आपसे जवाब में जरा अपडेट कर दें आपको भी, अपने नाज़रीन को भी, अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक कि इस वाक़े में अब जो इत्तलात आई है उसके मुताबिक 30 से ज़ायद अफराद कहा जा रहा है कि शहीद हो गए हैं, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हैं। ये वाक़या जो कि मगरिब के बाद पेश आया, एन उस वक्त जब धमाल ख़त्म हुई थी उसके फौरी बाद कहा जा रहा है कि धमाका हुआ और उस धमाके की वजह से 30 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हैं। तो शैला साहिबा, बार बार जो है वो हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो हमें इत्तला मिल रही है कि इजाफा हो रहा है। तो यही वजह है ना कि जख्मियों को मुंतकिल किया गया, लेकिन क्योंकि उन्हें तिब्बी इमदाद वक्त पर नहीं मिल सकी, इस वजह से वो शहीद हो गए। ऐसा नहीं है। एक बात यह है कि अगर आप कभी लाल शहबाज कलंदर गए हो तो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जो मेन रोड है उसके दोनों तरफ शॉप्स हैं, फिर इसके अलावा देगे पकाने की जगह है। तो इतनी तंग हो जाती है वो कि अगर मैं खुद भी कभी जाऊँ तो एक के पीछे सिर्फ एक गाड़ी चलती है। और यकीनन कि मैंने इस वक्त काफ़ी लोगों से मैं भी राब्ते में हूँ, एम्बुलेंसेज हैं, सब हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक रास्ता है जिसमें सिर्फ एम्बुलेंस जा सकती है और वो मेन है, बाकी तो वो वहां से सिर्फ उठा के ही लाए जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं समझती हूँ तो यही हो रहा है, लोग अपने मदद के तहत ही जख्मियों को बाहर लेकर आ रहे हैं।
जी, वहाँ पे अंदर नहीं जा सकती, एक वक्त में एक एम्बुलेंस जा सकती है। और जैसे कि मैंने कहा कि जब कोई धमाका हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो जिसके घर का लोग वहाँ होते हैं वो दौड़ पड़ते हैं, और वो जगह जितनी भी बड़ी हो वहाँ पे कम पड़ जाती है। तो मैं ये आपसे खुद कह रही हूँ कि बेशक वहाँ एम्बुलेंस जितने भी पहुँच जाएं, लेकिन उसके अहाते में एंट्री इन जी शैला रज़ा साहब, आपके पास दोबारा आते हैं। साथ दीदी ने हमें ज्वाइन किया है, समाजी कारकुन एम्बुलेंस सर्विसेज को देखते हैं ईदी की, उनसे बात करते हैं। साथ दीदी ये बताइएगा, आपने अभी तक कितनों को अस्पताल तक पहुंचाया, और अस्पताल आखिर कितनी दूर है? क्या लग रहा है कि कितनी देर में ये रेस्क्यू का काम कम से कम होगा, ताकि पता तो चल सके कितने अफराद उधर मौजूद थे? जो है वो सेवन शरीफ से जो करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो नवाबशाह और हैदराबाद में है, वहीं पे शिफ्टिंग होगी, वहीं पे मरीजों की शिफ्टिंग होगी। और दादू से, सखर से, लालकाना से, हैदराबाद से, यहाँ तक कि कराची से भी हमने गाड़ियाँ निकाली हैं, टीमें निकाल दी हैं, टीमें पहुँच रही हैं, टीमें पहुँच भी गई हैं, कुछ टीमें पहुँच गई हैं, और रेस्क्यू का काम जारी है। जैसे कुछ अपडेट होगी फिर हम आपको बताएंगे। ईदी सर्विस के जरिए कितने लोगों को अब तक अस्पताल मुंतकिल किया गया है, साथ ये बताइएगा। जी, अभी क्योंकि इमरजेंसी चल रही है, इस वजह से हमारा रास्ता उनसे मुमकिन नहीं हो पा रहा। उससे इमरजेंसी में लगे हुए हैं, आगे पीछे से एम्बुलेंस ड्रॉप कर रही है, फिर से आ रही है, तो इस तरह से कंफर्म कुछ नहीं कह सकते हैं। तो रास्ते तो काफी तंग हैं, एम्बुलेंसेस किस तरह मजार तक जाएंगी? बिल्कुल, मजार तक पहुंचेगी। हमारा सेवन शरीफ के अंदर ही सेवन शरीफ के पास ही बिल्कुल एक सेंटर है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस होती है, वो एम्बुलेंस कर रही है काम। उसके बाद हमारी जो हैदराबाद से गई वो पहुंची हुई है, और लालकाना से भी निकल गई, लालकाना से भी पहुंचने वाली है गाड़ियाँ। काम हमारा है। ठीक है साद ईदी साहब, आप अपनी जो इमदादी कार्रवाई हैं वो जारी रखिए, आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदे की जानिब, आसिफ अली मेमन, जो कि हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। आसिफ, इत्तलात अब ये आई हैं कि 30 अफराद शहीद हो गए हैं और 100 अफराद जख्मी हैं। आसिफ, आपको हमारी आवाज आ रही है? आसिफ अली को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। हम कोशिश करेंगे कि राब्ता हो उनसे, क्योंकि वो भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। शैला साहिबा, ठीक है कि आप ये कह रही हैं कि मुश्किलात का सामना है, लेकिन सवाल यहाँ पर जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि एक तो ये इलाका है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, आपने कहा कि इलाके में ये गुंजान आबाद इलाका है, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया का ही काम है ना कि वो ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इंतज़ामात पहले से करके रखें, ना कि जब वाक़या हो जाए तो फिर करने पड़े। देखिए, अभी मैं आसिफ गफूर साहब का भी स्टेटमेंट और इधर उधर पढ़ रही हूँ। हॉस्पिटल के इंतज़ामात पूरे हैं, लेकिन ये कोई छोटा तो वाक़या नहीं है ना। मुझे बताएं किस हॉस्पिटल में जो है वो 8-10 ऑपरेशन थिएटर होंगे और डॉक्टर मौजूद होंगे और सबका एक साथ इलाज हो जाएगा। फिर ये ब्लास्ट के ज़ख्मी हैं, और होता यह है कि जो चीज़ जो पहला आदमी नज़र आता है लोग उसको ही उठा के डाल के ले जाते हैं, और एम्बुलेंस में एक दूसरे के ऊपर नहीं डाला जा सकता, एक एक दो लोगों को करके डाला जाता है। और मैंने कहा कि हमारी कौम बशमूल में हम सब ट्रेंड नहीं है, और जब वहाँ पे आप नहीं समझते शायद, लेकिन हम जब जाते हैं लाल शहबाज कलंदर पर, पुलिस के साथ साथ वहाँ की अपनी इंतजामिया भी जुमेरात को, बिल्कुल आपने शैला रज़ा साहब सही कहा कि हम उतने ट्रेंड नहीं हुए हैं। जनूबी पंजाब में सखी सरवर के दरबार पर हमला हुआ, कई अफराद दुनिया से चले गए, अभी तक हम ट्रेंड नहीं हुए। बरी इमाम सरकार पर हमला हुआ, अभी तक हम ट्रेंड नहीं हुए। अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर हमला हुआ, शाह नूरानी के दरबार पर हमला हुआ, दाता गंज बख्श के दरबार पर हमला हुआ, अभी तक हम ट्रेंड नहीं हुए। अब हमारे साथ ही रहिएगा, इमरान ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, ये बताइएगा, मेडिकल कोर की टीम को तो भिजवा दिया गया, किस तरह ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जख्मी अभी भी वहां तड़प रहे हैं? क्या हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदाद की जाएगी कि एम्बुलेंसेस भेजी जाएंगी? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है रेंजर्स को और मेडिकल स्टाफ को जो है वो पूरी तौर पर आर्मी चीफ की जानिब से हदायत जारी की गई है कि वहां पर पहुंचा जाए, और एम्बुलेंस जो है वो भी पहुंच रही है। CMH जो हैदराबाद है वहां पर इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है, और तमाम इंतजाम जो है वो आर्मी चीफ की हिदायत के बाद मुकम्मल कर लिए गए हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि अगर जख्मियों को हेलीकॉप्टर से ऊपर वहां से इवैक्यूएट करना है और हैदराबाद पहुंचाना है तो उसकी भी फैसिलिटी जो है वो आर्मी की जानिब से फौरी तौर पर प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंसेस जो है वो हैदराबाद CMH से फौरी तौर पर रवाना की गई है, और रेंजर्स की टीमें भी जो है वो भी जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई है, ताकि हर किस्म के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इमरान, क्या इसका तमाम जो कंट्रोल है वो आर्मी और रेंजर्स की टीमें ही संभाल लेंगी?
जी बिल्कुल, ये आर्मी की और रेंजर्स की टीमें जो है वो ही संभालेंगी इस हवाले से, और जितने भी जख्मी जो है वो आर्मी की टीमें इवैक्यूएट करेंगी वहां से, और जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद की भी जरूरत हुई, जो माइनर इंजरीज है, उस हवाले से भी जो सहूलियात जो है वो चाहे हादसा पर भी फराहम की जाएंगी। और कितनी देर में ये टीमें पहुंच जाएंगी वहां पे इमरान, क्योंकि धमाके के जख्मी हैं, इनमें से काफी की हालत नाजुक भी है? जी बिल्कुल, अभी इस बात का तो नहीं बताया गया, लेकिन जैसे ही हादसा हुआ है उसके फौरन बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से जो गैरिजन कमांडर हैं वहां के हैदराबाद के, उनको फौरी तौर पर यह हिदायत की गई थी कि फौरी तौर पर तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जाए और हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और उसके साथ साथ जो मेडिकल की। इमरान, अभी तक हेलीकॉप्टर के लिए कोई डिमांड नहीं की गई है अस्पताल की जानिब से कि वहां से जख्मियों को सीएमएच हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर की कोई डिमांड नहीं हुई अभी तक? जी अभी तक इस हवाले से कोई डिमांड नहीं आई है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अगर जरूर है कि अगर वहां पे रैली की जरूरत पेश आई तो हेली जो है वो अपनी सॉर्टेज जरूर करेंगे वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। ठीक है मोहम्मद इमरान, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ की जानिब से हिदायत दे दी गई है कि आर्मी की मेडिकल टीम यहां पर फौरी तौर पे भिजवाई जाए, और इस मज़ार का जो कंट्रोल है वो भी अब से कुछ देर के बाद कहा जा रहा है कि फौज जो है वो हासिल कर लेगी, और साथ साथ सीएमएच हैदराबाद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सब तैयार हैं कि जैसे ही यहाँ धमाके के जख्मी पहुंचते हैं तो उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, और अगर इसके लिए हेलीकॉप्टर भी फराहम करना पड़ा तो पाक फौज इसके लिए भी तैयार है। इस हवाले से मजीद हम बात भी कर रहे हैं अपने नुमाइंदगान से। मेराज ईदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, समाजी कारकुन है वो। मेराज ईदी, बताइएगा आप कि इस वक्त कितने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, और ईदी एम्बुलेंसेज के जरिए, आपकी सर्विस के जरिए इस वक्त क्या किया जा रहा है? ये तकरीबन 100 से जायद जो है इसमें जख्मी हुए हैं, जिनको ईदी एम्बुलेंस के जरिए तालका हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। 50 से जायद बताते हैं कि हलाकते हैं। तो फैसल ईदी की हिदायत के मुताबिक हैदराबाद से और नवाबशाह से तकरीबन 30 ईदी एम्बुलेंस जो है वो रवाना हो चुकी है, और जहाँ जहाँ भी उनको जो है जाना होगा हैदराबाद या कराची शिफ्टिंग के लिए कहा जाएगा, उनको फिलफौर जो है ये सर्विस जो है मुहैया की जाएगी। तो अभी तक आपकी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो मज़ार तक नहीं पहुंची है क्या? हमारी सर्विस वहाँ पर मौजूद है। हमारे तकरीबन जो करीब के करबो जवाहर की जो सेंटर थे, तमाम सेंटरों के ईदी एम्बुलेंसेज को जो है 7 शिफ्ट जो है हमने मूव करा दिया, और वहाँ पर वो इमदादी कामों में जो है अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा मेराज साहब, सिर्फ ये बता दीजिएगा, जितनी रिपोर्ट्स आप तक मौसूल हो रही हैं, जिन जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उनके जख्मों की हालत को देखते हुए बताइएगा, क्या एम्बुलेंसेज पे ही इक्तफा किया जाए कि सिंध हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर्स उधर आए, क्योंकि ये कोई दूर इफ्तादा इलाका नहीं है, अंधेरे में डूबा हुआ इलाका नहीं है, या मुकम्मल रोशनी है? नहीं, इसमें अगर इंतजाम अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर है, कि जो कीमती जानों को बचाने में जो है बहुत काफी मदद मिलेगी। पाक फौज की जानिब से तो खैर ये कह दिया गया है कि अगर हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ी तो पाक फौज हेलीकॉप्टर्स भेज देगी फौरी तौर पे, ये तो कह दिया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से बहरहाल अभी ऐसा नहीं कहा गया। मेराज ईदी समाजी कारकुन हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद, उन्होंने कहा है कि उनकी एम्बुलेंसेज जो हैं वो रवाना कर दी गई हैं, और जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। 100 से जायद जख्मी हैं जिन्हें मुंतकिल किया गया है। मेराज ईदी के मुताबिक उन्होंने तो हलाकतों की तादाद ज्यादा बताई है, लेकिन जो अभी इतलात कन्फर्म है वो 30 शहादतें बताई जा रही हैं। बात करते हैं, ऐसे लग रहा है अल्लाह ना करे हम ये रिपोर्ट कर रहे होते, लेकिन जिस तरह डेथ टोल में इजाफा होता जा रहा है हमें निहायत अफसोस के साथ एक बार फिर बताना पड़ रहा है। आसिफ मेमन, ये बताइएगा आपके जरा क्या कंफर्म कर रहे हैं, 30 से ऊपर हो गई शहादतें? इस वक्त मैं तहसील अस्पताल 7 में मौजूद हूँ। यहाँ पे क्यामत का मंजर देखने में आ रहा है। 7 तहसील अस्पताल में अभी तक 35 से ज्यादा लाशें जो हैं वो शुहदा की पहुंच चुकी हैं। एमएस डॉक्टर मोइन सिद्दीकी की जानिब से अस्पताल में इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है, मगर शहरों की हजारों की तादाद में यहाँ पे आमद हुई है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को तिब्बी इमदाद देने के लिए, जबकि 7 अस्पताल में अमला भी कम है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का। तो आसिफ, क्या सिर्फ 7 हॉस्पिटल ही यहाँ पर मौजूद है जहाँ जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, आसपास और कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि तहसील 7 की सबसे बड़ी अस्पताल 7 अस्पताल, ये आसपास में कोई अस्पताल नहीं है, जबकि 7 से
200 किलोमीटर दूर हैदराबाद और जामशेद हैं। मगर जब मरीजों को यहाँ से 7 से जामशोर या हैदराबाद मुंतकिल किया जा सकेगा तो वो तो इंतहाई देर हो जाएगी, जिसके बाद हलाकतों में मजीद इजाफे होने का खदशा है। आसिफ अली मेमन हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 35 अफराद शहीद हो गए हैं इस वाक़े में। और अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जब हमने ये खबर दी थी, खबर ब्रेक की थी, तो उस वक्त सिर्फ खदशा जाहिर किया जा रहा था। इब्तदाई तौर पे जो इतलात आई थी उसमें 5 से 7 अफराद की आई थी, लेकिन अब ये तादाद 35 हो गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना शदीद ये धमाका था और किस कदर इसमें बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इसमें हलाकतें हुई हैं। 35 शहीद हो गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हैं। और हमारे नुमाइंदे आसिफ अली मेमन इस वक्त सेवन शरीफ अस्पताल में ही मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि कयामत का मंजर है इस वक्त यहाँ पर। लोग यहाँ पर अपने प्यारों को भी ढूंढ रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पर सहूलतें भी नहीं है। अफसोसनाक खबर ये देंगे कि 40 अफराद इस धमाके में शहीद हो गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हजरत लाल सखी शहबाज कलंदर के दरगाह में होने वाले धमाके में 40 अफराद शहीद हो गए हैं, 100 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। 40 से ज्यादा अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। तालुका अस्पताल है, अब तक की इतलात यह है कि तालुका अस्पताल में वो फैसिलिटीज ही मौजूद नहीं है। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर डेड बॉडीज रखी जा रही हैं। 2 डॉक्टर्स उधर मौजूद थे, लेकिन आज के दिन वो भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। 2 एम्बुलेंसेज मौजूद थी, लेकिन उनके ड्राइवर वहां मौजूद नहीं थे। जब हमारी बात हुई सजादा नशीन मेहदी शाह से, तो उनका यह कहना था दरगाह पर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 2 पुलिस एहलकार तैनात थे, 1 वॉक थ्रू गेट था, यानी सिक्योरिटी के कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए थे। ऐसे मौके पर जब शाह नूरानी में इस तरह का धमाका हुआ था, 10 अफराद शहीद हुए, तो उसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था और इस बात को इंश्योर किया गया था कि तमाम दरबारों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी को मजीद क्या बेहतर बनाना कि वजीर आला सिंध का यह इलाका है सेवन शरीफ, जहां 40 अफराद शहीद कर दिए गए हैं। कोई आम दरबार नहीं है। लाल शहबाज कलंदर उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह का यह मजार है। जुमरात का दिन एक बार फिर चुना दहशतगर्दों ने, जब उन्हें पता था कि अपने अकीदे को लेते हुए इन दरबारों के अंदर लोग मौजूद होंगे, धमाल डाल रहे होंगे, और ऐसे मौके पर उन्हें मारना निहायत आसान होगा जब उन्हें अपनी भी होश नहीं होगी। हमेशा की तरह, चाहे लाल शहबाज कलंदर का आज का वाकया हो, बरी इमाम सरकार के रोजे का वाकया हो, अब्दुल्ला शाह गाजी का वाकया हो, शाह नूरानी का वाकया हो, दातागंज बख्श का वाकया हो, सखी सरवर जो जनूबी पंजाब है जिनका रोजा है उनका वाकया हो, तमाम के तमाम वाकया सिर्फ और सिर्फ जुमरात के दिन ही चुने गए। उस वक्त निहत्ते लोगों को हमला करके निशाना बनाया गया, दर्जनों अफराद को शहीद किया गया, और आज भी ऐसा ही हुआ। हमारी बात हो रही थी डिप्टी स्पीकर शैला रजा से, तो उनका यह कहना था अभी तक हम इतने ट्रेंड नहीं हुए कि इतने डिसिप्लिनरी वे में जुमरात के दिन को दरबारों को हैंडल कर सके, लेकिन अब बहुत ज्यादा खून दे दिया गया है। 40 अफराद आज के रोज भी शहीद कर दिए गए, 100 से ज्यादा जख्मी है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त पहुंचाए जा रहे हैं। ताजा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली मेमन एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आप तालुका अस्पताल में हैं, क्या मंजर है आपके सामने? जी, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे 7 अस्पताल में क्यामत खेल का मंजर है। दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर जब धमाका हुआ 7:10 के टाइम पे, मगर अभी 2 घंटे होने वाले हैं, अभी तक इंतजामिया की ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, उनसे इस धमाके के हवाले से अपडेट जानेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब, आप तक भी इत्तलात आई होंगी धमाके के हवाले से, हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, एक तो पहली बात यह है कि हम कंडेम करते हैं, इसको भरपूर अल्फाज में कंडेम करते हैं। ये बुज़दिलाना हमला है और इतनी इम्पोर्टेंट रिलीजियस जगह पर हमला रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे दुश्मन हैं वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं और अब किस किस्म के टारगेट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। और पूरे पाकिस्तान में इसकी लहर है पिछले 3-4 दिन में। जैसे हमने पहले मिल के पूरी कौम ने मोहम्मद जुबैर साहब, दुश्मन कमजोर हुआ या मजीद ताकत हुआ? क्योंकि दहशतगर्दी की एक नई लहर देखी जा रही है मुल्क में। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, दहशतगर्दी की एक नई लहर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले हमने मुकाबला किया था और बहुत हद तक 70-75% इस किस्म के वाकयात में कमी आई है पिछले 3 साल में। इसी तरह से ये भी इंशाल्लाह ताला हम भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। हम जाहिर सी बात है गिवन तो नहीं कर सकते, इस किस्म के मुकाबलों को भरपूर अंदाज में लड़ेंगे और मेरा ख्याल है हमारी अफवाज और हमारे दूसरे इदारे जो हैं
وہ سب تیار ہیں اور حکومت یقیناً گورنر صاحب آپ کا رابطہ ہوا ہے صدر مملکت سے، وزیر اعظم نواز شریف سے، اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی آپ کی؟ جی میں نے تمام ادارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہدایت کرتی ہے کہ جو ریلیف کا کام ہے اس کو بھرپور انداز میں تیزی کے ساتھ مکمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو زخمی ہیں ان کی جو بھی ان کو امداد ہے، طبی امداد، وہ پہنچائی جائے۔ تو وہاں ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں سے رابطہ اور وہاں تک پہنچنا میڈیکل سروسز کے لیے تھوڑا سا دشوار تھا، لیکن ہم بالکل اس کو کیچ اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے آئندہ کچھ گھنٹوں میں یہ مکمل ہو جائے گا یہ تمام جو پروسیس۔ گورنر سنگھ صاحب نہایت احترام اور ادب کے ساتھ، شاید یہ آپ کی ڈومین ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، صرف یہ بتائیے گا کہ آج کا یہ واقعہ ہو گیا، تخت لاہور کے مسلم لیگ نون نے بہت تانے سنے، جس جگہ پر یہ حملہ ہوا ہے جیسے دو گھنٹے تک کوئی بڑا اسپتال ہی موجود نہیں ہے، آنے والے وقت میں آپ اپنی ذمہ داریاں کس قسم کی سمجھتے ہیں، کس پیرا پہ کام کریں گے؟ میرا خیال ہے اس وقت ایک موضوع وقت ہوتا ہے یہ ڈیبیٹ کرنے کا کہ 2 گھنٹے کے ایریا میں کوئی ہسپتال نہیں ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا جب انالیسس کی جائے گی۔ مجھے تو اس وقت صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں ٹیک اوور کیے ہوئے، لیکن اس کا وقت ہے۔ اس وقت تو میرا خیال ہے پوری نیشن کو ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ گورنر سنگھ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 10 سال سے یا اس سے زیادہ سے شاید کنڈیم کر رہے ہیں، اس پہ تو دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کنڈیم کر رہے ہیں، کون کنڈیم نہیں کر رہا، سبھی کنڈیم کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن کنڈیم کرنے سے ہمیں آگے بھی تو بڑھنا ہوگا۔ جیسے شیلا صاحبہ ابھی کہہ رہی تھیں کہ ہم ابھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں، تو ہم کب جا کر ٹرینڈ ہوں گے؟ سول ڈیفنس کے ادارے جو ہیں وہ کب ٹرینڈ ہوں گے؟ وہ کب بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کب ٹرینڈ ہوں گے، بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں؟ گورنر صاحب دیکھیں یہ پوری ایک جنگ ہے جس کو ہم پچھلے 3 سال سے لڑ رہے ہیں، 3 سال سے نہیں بلکہ 15 سال سے لڑ رہے ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو ضرب عضب کا بھی اسی دور میں آغاز کیا گیا ہے تاکہ ان کو فلش آؤٹ کیا جائے، اور بہت کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اب وہ کامیابیاں جو حاصل ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنا ریزالو شو کیا ہے اور تمام اداروں نے مل کے بھرپور کام کیا ہے۔ یہ جو ہمیں ہمیشہ سے اندازہ تھا کہ یہ ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، بلو بیک افیکٹ بھی ہوگا، اور افسوسناک ہے یہ، ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں افسوسناک ہے، لیکن افسوس یہ بھی ہے نا گورنر صاحب کہ ہمیں پتا ہے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اطلاع تھی، سب یہ کہہ رہے ہیں۔ رابطہ غالباً منقطع کر دیا ہے محمد زبیر گورنر سندھ صاحب نے، کیونکہ سوال پہ سوال ہو رہے تھے اور انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ابھی صرف 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں انہیں ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے، لہٰذا لگ ایسا رہا تھا کہ وہ صرف اس کو کنڈیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اس پر مزید بات کر سکیں۔ شیلا رضا صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ شیلا رضا صاحب معذرت کے ساتھ بہت دیر بعد آپ تک پہنچے، کسی حکومت کو ہم تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے، ہر اپنی کیپیسٹی میں شاید بہترین ہی کام کر رہی ہے۔ آج کے واقعے کو لیتے ہوئے آپ نے کہا کہ چھٹے امام کی اولاد میں سے تھے، جتنے بھی دھماکے ہوئے درباروں میں وہ کسی نہ کسی امام کی اولاد میں ہی سے تھے، یعنی وہ بڑے پڑھے لکھے دشمن ہے، اب ہمیں سمجھدار ہونا ہوگا۔ دیکھیں آپ میری بات کو تھوڑا سا غلط لے گئے، مجھے بات کرنے دیں، آپ ایک جملہ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ٹرینڈ کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری پولیس یا ہماری آرمی یا ہم لوگ ٹرینڈ، یہ ایک ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے، یا حکومت کو یہ احساس نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک واک تھرو گیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہی سے گزر کے جانا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہم بحیثیت قوم اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں، ہم خود بریچ کرتے ہیں، ہم مجالس میں جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جلدی سے آگے جائیں، ہم وہاں سے نکلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم جلدی سے ہٹیں، ہم کسی کیو کے بنانے کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی کیو بنانے میں نہیں انٹرسٹڈ ہوتے، ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی اندر گھسنا ہے۔ تو یہ میرا ایک مطلب تھا۔ جہاں تک آپ کی بات کسی حد تک، شیلا صاحب آپ کی بات کسی حد تک تو درست ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ مجالس میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں تو لائنیں لگتی ہیں، وہاں رضاکار خود موجود ہوتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں رضاکار آگے بڑھے ہیں، انہوں نے خودکش بمبار کو پکڑا بھی ہے، خود جو ہے وہ شہادت دے کر انہوں نے بچایا، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں
लेकिन मैं जो बात करना चाह रही हूँ उसको आप सुने। देखिए, शहरों की मजालिस में और देहात में और छोटी जगह में फ़र्क होता है। ये एक धमाल है, इसमें सबको जाके धमाल करना है। उसमें वो कहीं ना कहीं से उसने कहीं से दीवार कूदी या गोल्डन गेट साइड से वो आया। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है। वो हम किसी शहला रज़ा साहिबा, सवाल हम फिर बार बार एक ही करते हैं। इतने बड़े सूफी बुजुर्ग, उनकी दरगाह पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम ही मौजूद नहीं था। सिर्फ एक वॉक थ्रू गेट है जहां से सबने गुजर के अंदर आना है। ऐसा ही होता है, इसलिए कि जिस रोड से गुजरकर हम अहाते में दाखिल होते हैं और गेट में, वो रोड बहुत पतला है, उसमें लोग गुजरते ही बड़ी मुश्किल से हैं। गाड़ी, मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमें दूर उतारनी पड़ती है। एज डेप्यूटी स्पीकर में बहुत हाजिरी दी है मैंने, तो गाड़ी हमें कई गज दूर उतारनी होती है, तो उसमें पूरा गेट नहीं खोला जाता। पतला सा गेट खोलकर उसके सामने एक वॉक थ्रू रखा जाता है। इसके अलावा है। ऐसे में जब हमने ये बात रेस की कि जो मौका है वो ये बता रहा है कि रात के इस पहर में इधर शायद हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़े क्योंकि जख्मी बहुत क्रिटिकल है, और ऐसा ही हुआ। पिछले 1.5 से 2 घंटे में जिस तरह हम रिपोर्ट करते जा रहे हैं, डेथ टोल में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अब इतलात यह है कि शायद सिंध हुकूमत के पास या ये कोई टेक्निकल है कि रात के टाइम उड़ने वाला हेलीकॉप्टर ही मौजूद नहीं। हमारे साथ ज़ाहिर डिप्टी स्पीकर शहला रज़ा साहिबा मौजूद हैं और गाये बगाए हम उनकी जानिब भी जा रहे हैं। अफसोस सबको है, परेशानी इस वक्त सबको है, हर कोई इस गम में बराबर का शरीक है, पूरी कौम का गम है, हर शहर का गम है, हर शख्स का गम है, हर फर्द का गम है, हर मुसलमान का गम है, हर शहरी का गम है। शहला रज़ा साहिबा, आप बात कर रही थी, आप अपने तौर पे पेश कर रही हैं कि ट्रेन नहीं हुए। आपको याद होगा जब कराची में मस्जिद अली रज़ा, इमाम बारगाह अली रज़ा पर जो धमाका हुआ था, उसमें जो डिटेल्स आई थी वो ये आई थी कि खुदकुश बमबार वहां पर आकर कई हफ्ते तक नमाज अदा करता रहा, अपने साथ एक बैग लाता था, खुद को मेडिकल रैप जाहिर करता था, और जब सलाम दुआ हो जाती थी उसके बाद अंदर जाता था, बैग उसका चेक होता था। लेकिन जिस दिन उसका बैग इस वजह से चेक नहीं हुआ कि मैं तो इसे जानता हूं, गार्ड ने सोचा ये तो जानते हैं हम इसे, तो कई हफ्तों से यहां पर आ रहा है, उसी दिन उसने धमाका कर दिया। जी हाँ, ये हमारी गवर्नमेंट से पहले की बात है, मुझे याद है ये सारी डिटेल। लेकिन अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, ये एक तहसील है सेवन शरीफ, और यहाँ पे तहसील के हिसाब से एक हॉस्पिटल है, और जो क्रिटिकल मरीज़ होते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं आम सूरत हाल में। तो ये एक तहसील के हिसाब से अच्छा खासा एक हॉस्पिटल है, लेकिन क्योंकि इस वक्त एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि धमाका जो है वो दरमियान में हुआ है लोगों के, तो इसका मतलब है क्योंकि धमाल में कंधे से कंधा छू रहा होता है, तो इसमें डेथ टोल तो बढ़ेगा। दूसरे ये कि ये जो जख्मी होते हैं धमाके के, ब्लास्ट के, ये जो है आपको ये तो नहीं पता होता कि जब पहली एम्बुलेंस आती है कि हमें किसको उठाना है, जो हाथ लगता है वो बेचारा जाता है। अब और एम्बुलेंस तो बाद में आती है, पहले तो धुआं और अंधेरा हो जाता है, उसके बाद लोगों को होश आता है, फिर कहीं एम्बुलेंस चलती है, फिर सब कुछ होता है। तो उसमें ये नहीं हो पा रहा होता है कि पहले क्रिटिकल को ले जाएं, जो हाथ लगता है। क्योंकि मैं 18 अक्टूबर के ब्लास्ट में वहीं मौजूद थी और हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ पड़े हैं, किधर हैं, और सब समझे थे कि मैं खुद भी मर गई हूँ इसमें। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि इसमें पहले किसी को इसको ले जाओ या उसको ले जाओ, या ये कि पहले लाश को नहीं ले जाओ, जख्मी को ले जाओ, बस जो पहले हाथ आता है। तो ये है सूरत हाल। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त जो है सिंध गवर्नमेंट और आर्मी के साथ भी और रेंजर्स के साथ पूरे एक कांटेक्ट में है और मिल के ये काम हो रहा है। जहाँ तक जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे आसपास से उन्हें बुलवाया भी गया है। अगर वो ये समझेंगे कि कोई एक ऐसी सर्जरी जिसको वो नहीं कर सकते, वो ज़रूर जहाज़ की भी डिमांड करेंगे, लेकिन अभी वहाँ से नहीं हो वहाँ से डिमांड नहीं आई है। इसका मतलब है कि डॉक्टर्स के पास जब कोई एमरजेंसी में जाते हैं लोग, तो वो 2 तरीके से काम करते हैं कि इन मरीजों ये सर्वाइवल में है और ये सर्वाइवल की कैफियत में नहीं है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर जो हैं वो कैटेगराइज करते हैं और उसको देख रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँ कि भाई 4 दिन में 8 धमाके, यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद तक में अल्लामा तसव्वुर हुसैन नकवी तक पे अटैक हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते। देखें, मैं जो बार बार बात करती हूँ ट्रेंड की, वो ये करती
करती हूँ कि हमारे दरमियान फैसिलिटेटर्स हैं, हमारे दरमियान जो है वो सोच नहीं है कि क्योंकि ये एक माइंड सेट की लड़ाई है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ठीक कह रही हैं शहनाज़ साहिबा, हमारे दरमियान ही लोग हैं जो कि दरमियान में आके खुद को उड़ा देते हैं और हजारों कीमती जानें अपने साथ ले जाते हैं। और गम की घड़ी ये है कि कौम पिछले 4-5 दिन से मुसलसल ये वाकयात देख रही है, मुसलसल इस तरह की लाशें उठाई जा रही हैं, मुसलसल जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अहकर रिजवी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स पे जानेंगे। अहकर बताएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं अब? जी सर, जो हमारे पास अपडेट्स है वो 40 के हवाले से करते हैं, 35 हलाकतें हो चुकी है, मगर एक किस हवाले से मजीद कंफर्मेशन आ रही है क्योंकि हलाकतों का खदशा जो है और मजीद है कि यहाँ पे कि वहाँ पे जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ थी उनमें कुछ ताखीर का सामना हुआ था, जिसकी बायस ये हलाकतों की तादाद अभी कंफर्म नहीं कह रहे, मगर ये कि जो हमारे जरा है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि 45 जो है उस वक्त शहीद हो चुके हैं जो ज़ायरीन थे वहाँ पे। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो 100 से ज्यादा है अफराद वो जख्मी थे, मगर इसके एडिशन करता चलो कि वहाँ पे मुख्तलिफ जिला है। अहकर, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह नहीं पहुंच पा रही, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे, दोबारा अपडेट्स भी आपसे जानेंगे। और जैसे कि अहकर हमें बता रहे थे कि 45 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं, जबकि जख्मियों के हवाले से बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा उनकी तादाद है और उनमें से भी मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। करीब तरीन जो तालुका अस्पताल है वहां पर जख्मियों को मुंतकिल किया गया है, लेकिन अस्पताल में कम सहूलतें हैं जिसकी वजह से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। या यूं कहिएगा लाल शहबाज कलंदर के दरबार को ही आज लाल कर दिया गया। सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के दरबार के अहाते में धमाका हुआ, जिसके बाद अब तक इतला दिए हैं कि 45 अफराद शहीद हो चुके हैं, 100 अफराद से ज्यादा जख्मी हैं, जिनमें बच्चे और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इब्तदाई तौर पर जो इतलात आई है, क्योंकि अभी तक BDS ने कंफर्म नहीं किया, ये प्लांटेड डिवाइस नहीं थी, एक खुदकुश धमाका था। आर्मी चीफ की जानिब से कमर जावेद बाजवा ने फौज को इमदादी कार्रवाइयों का हुक्म जारी किया है। रेस्क्यू एहलकारों का यह कहना है कि यह खुदकुश हमला था, इसमें डेथ टोल में मजीद इजाफा भी हो सकता है, लेकिन अब तक की इतलात 45 अफराद की कंफर्मेशन की है, 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दरगाह के अंदर अहाते के अंदर धमाका हुआ और इब्तदाई तौर पर ही ये इतलात थी कि 50 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हालत में हैं, जिन्हें अपनी मदद आपके तहत अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इससे कबल जितनी भी हमने रिपोर्टिंग की उससे यही अंदाजा होता था कि इब्तिदा में ये 50 अफराद जख्मी होते थे और फिर ये 50 अफराद शहीद होते थे। और अब आपको कंफर्म किया जा रहा है इस दरगाह के अंदर होने वाले खुदकुश धमाके में 50 अफराद शहीद हो गए हैं, 100 से ज्यादा अभी तक जख्मी है, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इब्तिदा में जख्मियों को ताल्लुक अस्पताल में मुंतकिल किया। याद रहे आज एक बार फिर जुमरात का रोज ही था, जिसके बायस दरगाह पर मामूल से जरा हटकर कुछ ज्यादा रश था। मुल्क के दीगर इलाकों से भी हाजरीन इस दरगाह के अंदर मौजूद होते थे और खास तौर पर उन्होंने चुना होता था जुमेरात का दिन और ये पहर के बाद नमाज मगरिब यहां धमाल की महफिल सजेगी और इसके बाद महफिल समा होगी। और अपनी अकीदत को लेते हुए इस दरबार के अंदर मौजूद थे, लेकिन दहशतगर्दों को बखूबी इस चीज का अंदाजा था कि किस किस मकाम पर, किस किस इबादत गाह पर, किस किस जनाजे पर, किस किस इमाम बारगाह में, किस किस मस्जिद में किस वक्त कितना रश होता है। और आज भी यही हुआ हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर ऐन जुमरात को, उस वक्त जहां लोगों की भरपूर तादाद, पूरे मुल्क से आए हुए लोग यहां मौजूद होते हैं, उस वक्त दहशतगर्दी की गई। 50 अफराद दुनिया से चले गए, 50 अफराद शहीद हो गए, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी है, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। आर्मी की टीमें, मेडिकल कोर्स की टीमें, रेंजर्स की टीमें मेडिकल के तमाम अमले को लेके इस वक्त रास्ते के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद यह है कि आने वाले चंद मिनटों में या 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर वो इस मौके पर पहुंच जाएंगे। इसी बारे में बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली मेमन, जो कि तालुका अस्पताल सेवन शरीफ में मौजूद हैं। आसिफ, तादाद बढ़ती जा रही है, 50 अफराद शहीद हो गए हैं अब। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है वैसे ही शहीद अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अभी मेरी बात हो रही है 7 साल का हॉस्पिटल के कीपर परियल गंभीर से, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 50 से ज्यादा अफराद इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। अभी परियल गंभीर जो अस्पताल 7 अस्पताल के स्टोर कीपर है, उन्होंने मुझे इस बात की तस्दीक करके बताया है कि
150 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी हैं, जबकि 50 अफराद शहीद हो चुके हैं। तो आसिफ ये बताएगा खवातीन और बच्चे कितने शामिल हैं इनमें जख्मियों में? जी बिल्कुल, खवातीन और बच्चों की भी ज्यादा तादाद है, क्योंकि और मैं आपको बताता चलूं कि दरगाह कलंदर पर जुमेरात को जब धमाल होती है तो अक्सर तादाद जो है वो खवातीन की होती है। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला से और पंजाब के भी लोग जो हैं वो धमाल के लिए खुसूसन सेवन शरीफ तशरीफ लाते हैं, तो इनमें जख्मियों में और हलाक जो अफराद हैं, शहीद अफराद, उनमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और ये भी बताइएगा आसिफ कि जब यहाँ पर बॉडीज लाई गई थी उनकी तादाद कितनी थी, और उसके बाद जो जख्मी लाए गए वो जाहिर है उनको तिब्बी इमदाद नहीं मिली जिसकी वजह से वो शहीद हो गए? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस वक्त तालुका अस्पताल 7 में 30 से ज्यादा डेड बॉडियां मौजूद हैं, जबकि कुछ अफराद को, जख्मियों को अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जामशोरो और हैदराबाद, भान, सईदाबाद, दादू अस्पतालों में मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। जो मजीद ज्यादा जख्मी है वो रास्ते में भी दम तोड़ गए हैं, जिसकी बात वो हलाकतों की तादाद जो है 50 हो गई है। अभी मजीद खदशा बरकरार है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। ठीक है आसिफ अली मेमन, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आप अपना भी ख्याल रखें। वहां पर ज़ाहिर है जो मनाजिर हैं उन्हें देखकर हमारे नुमाइंदे जो हैं वो भी इस वक्त गम और गुस्से की तस्वीर बने हुए हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। ऐसे मनाजिर जो हैं वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है अस्पतालों की। कॉरिडोर है ये जहां पर मरीज इस वक्त मौजूद हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है और तादाद बढ़ती जा रही है। 50 अफराद इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं। और बदबख्त दुश्मन ने अब दरगाहों को भी नहीं छोड़ा। दरगाहों को मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां लोग अकीदत से और मोहब्बत से आते हैं। ऐनी शाहिदीन जिन्होंने ये धमाका देखा, उन्होंने क्या सूरत हाल देखी, आपको सुनवाते हैं। कोई भी नहीं था, ना हमारे को पुलिस की सपोर्ट थी, ना हमारे को एम्बुलेंस की सपोर्ट थी। ये जो सपोर्ट है हमारे को पूरे अवाम की सपोर्ट है। गेट जो खड़ा हुआ था, हमने उधर धमाका सुना तो लोगों ने बोला था तो बिजली का धमाका है, मगर हम जब अंदर आए तो बहुत हालात खराब थे। जितने भी बंदे परदेसी लोग थे हम उन लोगों को उठा के एम्बुलेंस में छोड़ा। ऐनी शाहिदीन अपनी कसम पुरसी का हाल बता रहे हैं। जब धमाका हुआ था तो उस वक्त उन्होंने क्या देखा और इमदादी कार्रवाइयों में वो खुद ही शरीक थे। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून सिंध का ताल्लुक खासकर सिंध की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, सिंध की धरती को आज एक बार फिर खून से नहलाया गया। पूरे पाकिस्तान की हालत है, 4 दिनों में 7 धमाके हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सिंध सूफियों की सरजमीन है, अमन की सरजमीन है, और लोग यहाँ पे बड़े पुरअमन रहते हैं। जिन्होंने भी किया ये बड़ी इंतहाई ज़्यादती की। कहने की बात नहीं होती, एहसास की बात होती है, महसूस करने की बात होती है। मैं उन 50 घरों के बारे में सोच रहा हूँ, उनके लवाकीन के बारे में सोच रहा हूँ, क्या उन पर बीती होगी। जो लोग मसाजिद में, इबादत गाहों में, मज़ारों पे जाते हैं, उनके जज्बात क्या होंगे, और जो उनके लोग ज़ख्मी हो गए। मैं सुन रहा था आपके लोगों की बातें। किसी हर मज़ार पे, पाकिस्तान में हज़ारों मज़ार हैं, हर मज़ार पे पुलिस नहीं होती है, हर मज़ार पे एम्बुलेंस नहीं होती है। और मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे लोगों की जो दीगर ज़ायरीन थी, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर आहते में आए और अपने दीगर जो ज़ख्मी भाई थे उनकी मदद की, उनको उठा के ले गए अस्पतालों में। यही दर्स हमें हमारा दीन भी देता है और इंसानियत भी देती है कि अपने एक मुसीबत ज़दा भाई की आप मदद करें, उसकी मावनत करें, उसके दुख को अपना दुख और उसके गम को अपना गम समझें। ये शिकस्त है उन लोगों के लिए जो लोग ये धमाके कर रहे हैं, जो लोग हमें परेशान करना चाहते हैं कि नहीं देखें हमारे जो दूसरे लोग हैं वो अपनी जान की परवाह किए हुए, अपनी माल की परवाह किए हुए अपने दूसरे भाई की मदद को आते हैं, बहन की मदद को आते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको अपना खून देते हैं, उनके लिए तड़प रहे होते हैं, उनके लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन निहाल हाशमी साहब आपकी बात अपनी जगह बजा पर, हुकूमत के पास भी इस तरह के थ्रेट तो मौजूद है कि इस तरह के धमाके होंगे, नई लहर चल पड़ी है। गुज़श्ता रोज इजलास भी हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, कोई इक़दामात करने के हवाले से नहीं कहा गया, इतने बड़े सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर धमाका हो गया। देखिए पुलिस ने, आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी लाहौर में भी। यहाँ भी पुलिस वाले यकीनन होंगे और पुलिस वाले भी इसमें मदद कर रहे होते हैं। देखिए एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी, ये हम वॉर ऑन टेरर में हैं, कैपेसिटी से बढ़ के नहीं कर सकते हैं।
सिर्फ सेवन शरीफ नहीं, बेशुमार हमारी अच्छे बड़े मदारात, और सेवन बहुत बड़ा मदार है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस पे ज़रूर कर रही होगी और सूबाई हुकूमत भी कर रही है। ये कोई हुकूमत की बात नहीं है, ये सूबाई और मरकज़ की बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के कौम की बात है, ये पाकिस्तान की वहदत की बात है, ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी की बात है, ये इंसानियत की बात है। यहाँ हुकूमत और गैर हुकूमत नहीं है, हम सारे मिल करके जो हुकूमत है, सबको मिल करके ही काम करना है। निहाल हाशमी साहब, ये वक्त है हौसले का, मजीद तदब्बुर के साथ कोई फैसला करने का। शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, निहाल साहब उनसे भी बात कर लेते हैं। शैला रज़ा साहिबा, बहैसियत मुसलमान हमें कोई डरा नहीं सकता, हमें घबरा नहीं सकता, हमारे जनाजों में मजीद रश बढ़ गया है, हमारी मस्जिदों में मजीद रश बढ़ गया है, यूं ही मजालिस के अंदर भी लोग अब कसीर तादाद में आते हैं, खौफ खत्म होता जा रहा है। हम बहैसियत मुसलमान, हमारे अंदर कोई खौफ नहीं है, लेकिन वो बहैसियत हैवान फटने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ना कोई फुकदान तो है जहां हमें काम करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर जगह पे वज़ीर आला, मिनिस्टर या MPA नहीं खड़ा होता। हर फर्द के लिए मुख्तलिफ ड्यूटीज़ जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं, और जो पुलिस की तादाद है, जो वहाँ की अपनी इंतज़ामिया की तादाद है, ये सब वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाता है। मैंने बार बार आपसे कहा कि ये एक माइंड सेट की लड़ाई है, और मुझे नहीं मालूम कि मेरे सामने जो शख्स बैठा है वो क्या सोच रहा है। तो बस बात ये है कि माइंडसेट को चेंज करने की आपने बात की है, क्या किया जाए? क्योंकि अभी तो शैला साहब आप सुन पा रही हैं जी? इस वक्त जो नेशनल असेंबली है वो ये सोच रही है कि अरबी का जो बिल है 2015 वो मंजूर किया जाए, यानी अरबी नहीं पढ़ाई जा रही, जिसकी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। यही इस वक्त स्टैंड है ना हुकूमत का भी है और बाज़ MNAs का। देखिए, ये तो एक बिल्कुल अलग बात है। मैं समझती हूँ कि इन सबसे ज़्यादा जो है हमारे अपने घर की तरबियत की भी बात है। कब मेरा बच्चा जो है वो बैग में किताब के बजाय असला रख लिया, माँ बाप को क्यों नहीं पता चलता? कब मेरे बच्चे की सोबत में कोई और दाखिल हो गया, माँ बाप को क्यों नहीं पता चलता? कब मेरा हस्बैंड जो है वो गलत एक्टिविटी में चला गया, मैं क्यों नहीं इसकी कंप्लेन करती? कब मेरे मोहल्ले में कुछ हो रहा है, मुझे ये एहसास करना होगा, मेरी आंखें बंद करने से तूफान जो है वो चला नहीं जाएगा। तो हमारे हर एक की जिम्मेदारी शुरू होती है, इस तरह से हम नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, सड़क पे अगर मैं बैठ के एहतजाज कर रही हूँ, ये मेरा हक है, और मुझसे मेरी पुलिस मुज़ाकरात कर रही है, कब कोई टहलता हुआ आ गया, इसमें क्या ब्रीच है? तो बात सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ ये देखना है बहैसियत कौम कि जब मेरी फौज लड़ रही है, मेरे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, तो हमारा अपना तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, हमें इस पे आना होगा, हमें अपने घर से शुरू करना होगा। शैला साहब, असल में अवाम सवाल ये करते हैं, शैला साहब, अवाम देखिए, अवाम तो मासूम होते हैं। आप जैसे बात करें, एक मिनट जी, नहीं, एक मिनट। असेंबली का तो काम ही लेजिस्लेशन करना होता है। वो किसी भी बिल को जब लाती है, कानून बनाती है, तो मैं चाहे किसी की भी हुकूमत हो, वो बिल में सुकम हो सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त पता चलते हैं, लेकिन किसी भी कानून का मतलब ये नहीं होता कि उसके लिए अवाम की बेहतरी नहीं। आपके नजदीक ये वजह है कि अरबी नहीं पढ़ाई जा रही है, लाजमी जो है वो नहीं है, और अगर है तो थोड़ा यानी कि लेटर प्राइमरी के बाद से होती है। सिंध के अंदर तो है नहीं, क्योंकि सिंधी जो है वो भी ऑप्शनल लैंग्वेज है। ये तो और बच्चों के ऊपर जो है वो एक और जिम्मेदारी का भी कहा जा रहा है कि हो जाएगी अगर अरबी। तो ये आपको लगता है रीजन, वन ऑफ द रीजन कि ये दहशतगर्दी की वजह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निहाल हाशमी साहब, अरबी एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज अलग चीज है। ये आपने अभी जो बहस छोड़ दिया है, की तालीमात अलग, ये बिल्कुल इररिलेवेंट। शाला, मैं एक मिनट वाज़ेह कर दूं मेरे भाई को कि ये इररिलेवेंट है। हमें बिल्कुल अरबी समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमें अपने रब के कलाम को समझना चाहिए। एक अपनी जगह है, ये लेजिस्लेशन करने वाले आकर के दरगाह में सिक्योरिटी का काम नहीं करते, मगर हमें अभी सोचना पड़ेगा कि कहीं CPAC, कहीं सिंध की तरक्की, कहीं पंजाब की तरक्की, कहीं बलूचिस्तान की तरक्की हमारे दुश्मनों को खटक रही है। कहीं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स, कल्चर, टूरिज्म पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है। सेवन जो है ये एक टूरिज्म का भी जगह है, ये मरकज़ है कल्चर का, ये मरकज़ है टूरिज्म का, ये मरकज़ है रूहानियत का। तो हर उस जगह पे जहाँ पे हमारे कोई सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जहाँ स्पोर्ट्स है, जहाँ कल्चर है, जहाँ रूहानियत है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग जमा होते हैं, उस जगह को हिट कर रहा है। अब ये देख रहे हैं हम कि कौन हिट कर रहा है। तो निहाल हाशमी साहब, यही बात है, अब हमारे सेंटर ऑफ पॉइंट कई जगह हैं,
बात जो और भी ग्रेविटी की करना जगह वो चाहूंगी। कहीं है, बहुत ज्यादा है, कैसे उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? देखिए कर रहे हैं, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पे हमें बड़ा भरोसा है, उन्होंने किया है। उन्होंने देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इसको टेक ऑन किया, ये उनकी जंग है, ज़र्ब अज़्ब हम सब की, और नवाज शरीफ इसको लीड कर रहे हैं। आप पूरी कौम साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो। जी हाँ, वजीर आजम ने यही कहा है कि ये हक और बातिल की जंग है और इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा साहिबा हमारे साथ मुस्तकिल मौजूद रहीं और इस मामले पर वो बात करते रहे, अपने ख्यालात का इज़हार करते रहे। सवाल यही है कि दहशतगर्दी को कम कैसे किया जाए, दहशतगर्दी को खत्म किया कैसे जाए, और जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर काबू कैसे पाया जाए। सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं, उसकी इंप्लीमेंटेशन देखना है, और इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं फुकदान नजर आया। तभी आज एक बार फिर 50 अफराद दुनिया से चले गए, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। इंतजामात पर एक सवालिया निशान, एम्बुलेंसेस पर एक सवालिया निशान, हेलीकॉप्टर रात के टाइम उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है, ये एक सवालिया निशान। आखिर देखना यह है कि सिर्फ तख्ते लाहौर के ताने दिए जाते हैं, या कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पेशावर के अंदर मौजूद है, या कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कोयटा के अंदर मौजूद है, या कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कराची के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर मुतल्लिका इलाके देखे जाएं सूबों के अंदर, तो वहां यही देखा है कि इतने बड़े दरबार में जहां 50 अफराद आज दुनिया से चले गए, 100 से ज्यादा अफराद अभी इस वक्त जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है, वहां सिर्फ और सिर्फ 2 सिक्योरिटी एहलकार, 2 कांस्टेबल और 1 वॉक थ्रू गेट, जहां पूरे मुल्क से जायरीन पहुंचते हैं और खसूसन जुमरात के रोज पहुंचते हैं कि बाद नमाज मगरिब ना सिर्फ महफिल समा होगी बल्कि धमाल की महफिल भी होगी। हमारे नुमाइंदे आसिफ मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे। आसिफ, अफसोसनाक घड़ी है कौम के लिए, 50 के करीब लोग शहीद हो गए, 150 के करीब लोग जख्मी हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। अस्पतालों में इंतजामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, अस्पताल में अभी हैदराबाद और जामशोरों से सैकड़ों की तादाद में एम्बुलेंसें और डॉक्टर्स की टीमें पहुंची हैं। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों मुनव्वर महतर और SSP जामशोरों तारिक विलायत भी अभी अस्पताल में पहुंचे हैं, मगर अभी तक जख्मी तड़प रहे हैं, इलाज के लिए जख्मी तरस रहे हैं, मगर डॉक्टरों की किल्लत और अद्वियात की किल्लत है, जिसके बाद जख्मियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आसिफ, आर्मी और रेंजर्स के भी दस्ते यहाँ पहुंचने थे, अब तक नहीं पहुंचे? जी, आर्मी और रेंजर्स के दस्ते जराये से बात हुई है कि वो हैदराबाद से निकले हैं सेवन शरीफ के लिए, मगर अभी तक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते सेवन शरीफ नहीं पहुंचे।